हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। वो इस सब्जेक्ट को अपना मेन डोमेन मान के चलेंगे बीकॉम में एंट्रेंस पाने के लिए। क्वेश्चन, कहीं पर भी हमें लगे कि हमें 11th के टॉपिक पर कुछ जाना पड़ेगा तो उसे भी आपको पढ़ाएंगे, जैसे आपको बता दिया जाए। ठीक है कि अभी आगे बहुत सारी सीरीज आएंगी उसमें, तो आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है। एक सीरीज भी हमारा चल चुका था इसके पहले, अब डरने की क्लियर है सर। पार्ट ए के बारे में एनपीओ है साहब, पार्टनरशिप का पूरी अकाउंटिंग है, फंडामेंटल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, कंपनीज हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। इसी शब्द के साथ स्वागत करता हूं मैं आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां एनटीए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आने वाले सीयूईटी एग्जाम पैटर्न पर बहुत सारे नोटिस को जारी कर दिया है। सभी बच्चे उसके बारे में जानते हैं और आज हम आप सभी के लिए एक यूनिफाइड, एक ऑथेंटिक, एक्यूरेट, रिलेवेंट सिलेबस आप सभी के सामने बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीकॉम के क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं, उनके क्या सिलेबस फ्रेम होने वाला है, उस पर आज चर्चा और विचार करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप बात करते हैं अकाउंटिंग, इसको कहते हैं लेखांकन, एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय जो हर बोर्ड में पढ़ाया जाता है, वाणिज्य के छात्रों को सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। उसी सब्जेक्ट को मेन स्पेसिफिक डोमेन में रखा गया है और लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे होंगे वो इस सब्जेक्ट को अपना मेन डोमेन मान के चलेंगे बीकॉम में एंट्रेंस पाने के लिए। क्वेश्चन कितने आएंगे आप सभी को पता है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा सभी को पता है। सिलेबस पे बात आज करनी है। जैसे कि एनटीए ने कह दिया है कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस हमारा होगा। बिल्कुल सर, एनसीईआरटी बेस्ड हमारा सिलेबस होगा। एनसीईआरटी आप सभी को पता है, यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलता है, सीबीएसई बोर्ड में भी चलता है और भी रीजनल बोर्ड्स हैं, सभी में एनसीईआरटी चलता है। और एनसीईआरटी का सिलेबस लगभग क्या पूरी तरीके से 99% सिलेबस सेम रहता है और उसी सिलेबस को थॉरली लेके हम चलेंगे अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस में। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इसी फ्रेमवर्क में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम लगभग शुरू होने वाला है और बहुत अच्छा मौका आप लोग के लिए है कि आपके 12th के बोर्ड के साथ साथ आपके एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न भी आप उसको पढ़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और उसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए सिलेबस पे बात करते हैं। हमने सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया है, जैसे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, जैसे भी आप लोग देखें जो सिलेबस होता है वो 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए, भाग ए और भाग बी। भाग ए जो है वह एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, साझेदारी, पार्टनरशिप और कंपनीज के अकाउंटिंग पर, कंपनीज के लेखांकन पर पूरी तरीके से इस पर विवरण किया गया है कि अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, कंपनीज एंड पार्टनरशिप की क्या अकाउंटिंग होती है। सभी लोग अवगत हैं, वही यहां पर बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर इन टॉपिक्स को पढ़ाते वक्त कहीं पर भी हमें लगे कि हमें 11th के टॉपिक पर कुछ जाना पड़ेगा तो उसे भी आपको पढ़ाएंगे, जैसे आपको बता दिया जाए कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की अगर हम बात कर ले, उस पर फंडामेंटल्स पढ़ाया जाता है। अगर आप सभी लोग अकाउंटिंग के सिलेबस से अवगत हैं, अकाउंटिंग के सिलेबस में फंडामेंटल में मेनली हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम लोग, तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने का कंसेप्ट पीएल अकाउंट से ही आया है। तो जब तक आपको ट्रेडिंग पीएल बनाना नहीं आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना नामुमकिन है। ठीक है, जब तक आपको फाइनल अकाउंट के मेनली कंसेप्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से बेसिक चीज अगर किसी टॉपिक में पढ़ाने की जरूरत पड़ गई तो आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा, वो बातें भी आपको समझाई जाएंगी। कुल मिला के अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में, चैप्टर्स में आपको कहीं से भी लूप होल नहीं मिलेगा। इसकी गारंटी बीएचयू वर्ल्ड मालवी एकेडमी में मैं आपके साथ पूरी गारंटी इसको देता हूं कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक एक चैप्टर को विधिवत आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चैप्टर पर पूरी तरीके से विचार विमर्श किया जाएगा और समय आने पर हर चैप्टर के रिलेवेंट क्वेश्चंस, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, सभी चीज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है,
अभी आगे बहुत सारी सीरीज आएंगी उसमें, तो आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है। एक सीरीज भी हमारा चल चुका था इसके पहले, अब डरने की जरूरत नहीं है। तो वो सीरीज का भी यहां पर बात है कि अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस पैटर्न हमको क्लियर है। सिलेबस की शुरुआत जैसा कि मैंने कहा कि 2 पार्ट में है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसके अंदर कुल मिला के आपके 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर कैसे? सबसे पहला जो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सभी लोग जानते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग क्या है। इसमें मेनली हम लोग कि ऐसे फर्म जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बने हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उनके अंदर बैलेंस शीट, उनके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर, अलग अलग तरह की अकाउंटिंग होती है, वो हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बारे में सभी लोग जानते हैं। आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हालांकि बिजनेस स्टडीज में पढ़ने के बाद आप लोग यहां पर उसकी अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ठीक, पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में सबसे पहला आता है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में मेनली हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इस जैसे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। पूरी चैप्टर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या है, जब पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट्स, पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस आने के पीछे कारण क्या है, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लें। ठीक है, हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का मतलब ख्याति होता है, ख्याति की मेनली हम लोग मूल्यांकन करें, साख निकाले क्या ख्याति का वैल्यू, हमारे गुडविल क्या वैल्यू है, हमारे बिजनेस में रेपुटेशन क्या है। कोई पार्टनर अगर बिजनेस में एडमिशन लेता है तब उस वक्त क्या अकाउंटिंग होगी, साथी का प्रवेश। फिर है एक साथी की सेवानिवृत्ति और मृत्यु। अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, क्या किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस वक्त क्या अकाउंटिंग की जाएगी। और आखिरी में आता है पार्टनरशिप का साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि कोर्ट के पर्सपेक्टिव से या किसी एग्रीमेंट के तहत हमारा पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस वक्त पार्टनरशिप फर्म को बंद करते वक्त क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसेस की जाती है, वो मेनली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कंपनीज अकाउंट की शुरुआत यहां से होती है। एनपीओ पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया। कंपनीज की अकाउंटिंग की बात करें, कंपनीज की अकाउंटिंग में 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कहिए या इशू ऑफ शेयर कहिए, कि कंपनी जब शेयर इशू करता है, मोस्ट प्रोबेबली पब्लिक कंपनीज मेनली शेयर इशू करती हैं, तो पब्लिक कंपनी जब शेयर इशू करती हैं, शेयर इशू करने की क्या एंट्रीज होंगी, कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे, फॉरफीचर करने पे, एरियर करने पे, री इशू करते वक्त, ओवर सब्सक्रिप्शन, बहुत सारी चीजें हम लोग इशू ऑफ शेयर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इशू ऑफ शेयर के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स को ऋण पत्र कहते हैं। ठीक, लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। जैसे कि आप शेयर इशू करते हैं, तो शेयर इशू करने के बाद जिसको आप शेयर बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो आप उसको कंपनी का मालिक बना देते हैं, मालकाना हक उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन अगर आप ऋण पत्र की तरफ जा रहे हैं, डिबेंचर्स की तरफ जा रहे हैं, तो आप जिसको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, बदले में आप पैसा ले रहे हैं, तो आप उसे लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। आपके कंपनी के वो लेनदार होंगे, क्रेडिटर्स होंगे। ठीक है, इनका हम लोग मेनली इनको जारी करना, कैसे इशू करते हैं, क्या एंट्रीज होंगी, इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऋण पत्र का मोचन। मोचन मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, कि एक एग्रीमेंट के तहत जब डिबेंचर्स मैच्योर हो जाते हैं, डिबेंचर्स का वो समय अंतराल खत्म होता है, तो उनका रीपेमेंट करते वक्त क्या एंट्रीज पास होंगी, कौन कौन से क्लॉजेस लगेंगे, क्या रूल है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, क्लियर है सर। पार्ट ए के बारे में एनपीओ है साहब, पार्टनरशिप का पूरी अकाउंटिंग है, फंडामेंटल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। कंपनीज की अकाउंटिंग की बात करें तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। थॉरली एनसीईआरटी बेस्ड हमारा ये सिलेबस है। पार्ट ए के बारे में बात करने के बाद पार्ट बी, जिसको हम लोग प्यार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते थे, पहले बीकॉम के एंट्रेंस में पढ़ने के लिए एक अलग सब्जेक्ट माना जाता था, अब ये अकाउंटिंग में ही आ गया है, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में ही इसका मेनली ये एक पार्ट देता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट की बात करें, इसको कहते हैं मेनली वित्तीय विवरण विश्लेषण, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया है वो कितना ऑथेंटिक है, वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, उसकी जांच करना। तो इसके बारे में इसकी शुरुआत 5 चैप्टर में है, मतलब इसको हमको मेनली 5 चैप्टर में पढ़ना है। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कि एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंपनी का वित्तीय विवरण क्या होगा, साल में जो भी उसने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग मेनली। ठीक है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल
3 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनता है, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्म में, उसके बारे में हमको मेनली पढ़ना है। दूसरा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि किसी भी वित्तीय विवरण को जांचने का तरीका क्या क्या है, कौन कौन से एनालिसिस टूल का यूज करेंगे भाई। रेशियो एनालिसिस जाएंगे, कैश फ्लो जाएंगे, कॉमन साइज कंपेरेटिव जाएंगे, फंड फ्लो जाएंगे, ट्रेंड एनालिसिस, आपका टाइम सीरीज एनालिसिस, बहुत तरह के एनालिसिस किए जाते हैं, वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आप टूल्स आ जाएंगे आपके, कि कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते वक्त। तो पहला आएगा कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसका प्रोफार्मा होता है कि बैलेंस शीट में कंपैरेटिव कॉमन साइज यूज करके आप पता लगा दें कि कौन सा पर्टिकुलर बड़ा है, घटा है, कौन सा पर्टिकुलर टोटल का कितना परसेंटेज इनकर करता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो भी कहते हैं। बहुत तरह के रेशियोज आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बहुत तरह के रेशियोज होते हैं, वो पढ़ना है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है इसमें। और आखिरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप सभी लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, मैं रिवाइज्ड वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलता था, लेकिन बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को रिवाइज करके फंड फ्लो का एडवांस वर्जन ला दिया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग थॉरली पूरी प्रैक्टिकली के साथ हम इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इस टॉपिक्स में महारत हासिल करेंगे, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपको आगे की आने वाले अपडेट्स बीकॉम से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड और भी अधिक कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, इसकी शुरुआत हम जल्द करेंगे और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने कंटिन्यूड लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत